तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर 3 में क्या देखे थे? तो लेक्चर 3 में हमने देखा था डाइजेशन के बारे में, और डाइजेशन को हमने कंप्लीट कर दिया था। ह्यूमन डाइजेशन को हमने क्या किया था? कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग रेस्पिरेशन को देखेंगे, और रेस्पिरेशन पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होता है बाबू वह बताते चलेंगे। हमारे साथ बना रहिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। सिखा तो देंगे ही हम, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और हमारे साथ लिखते चलिएगा। पहले समझने का प्रयास करिएगा, लिखने के लिए मौका भी देते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मौका हम देते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। कल की क्लास में डाइजेशन को हमने क्या किया था? कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग रेस्पिरेशन को देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। इस पर 2-3 लेक्चर और चलेगा और उसके बाद में यह टॉपिक समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो जो भी आपको रेस्पिरेशन से संबंधित क्वेश्चन है वह बताते चलेंगे तथा साथ साथ समझाते चलेंगे। यदि अभी तक आपको रेस्पिरेशन समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, हम लोग क्या देखते थे? तो हम लोग देख रहे थे डाइजेशन, और डाइजेशन को खत्म कर दिए थे और बताए थे कि प्रोटीन जो होता है, थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं, पीछे वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं इसी ढंग से कि प्रोटीन जो है वह टूटता है किसमें? तो प्रोटीन टूटता है बाबू पेप्टोड में, यह बताए थे ना। और पेप्टोड टूटता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में पेप्टोड टूटता है। प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहां पर होता है? तो बाबू पेप्सिन के द्वारा होता है, और पेप्सिन किस में बदल देता है? पेप्टोड में। और यह पेप्सिन कहां से निकलता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहा था। कल की क्लास में हमने इसको डिटेल किया था। उसके बाद में पेप्सिन, फिर पेप्टोड किससे टूटता है बाबू? तो लेट था आपका जो निकाल रहा था LAT, लेट लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, और यह सेक्रेट हो रही थी एंजाइम आपका पेनक्रियाज के द्वारा। तो यह ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन किस में बदल दिया? पेप्टोड को तोड़ के पेप्टोड को किस में तोड़ दिया? अमीनो एसिड में तोड़ दिया, ट्रिप्सिन। और उसके बाद में प्रोटीन का जो है संपूर्ण डाइजेशन कहां पे होता है बाबू? तो इसका कंप्लीट जो डाइजेशन है ना, कंप्लीट डाइजेशन लिख लीजिएगा नोट में। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन जो है लिखाए नहीं थे, लिख लीजिएगा, बता दिए थे लेकिन लिखाए नहीं थे, तो नोट डाल के लिख लीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन जो है वह होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। और किस हार्मोन्स के द्वारा होता है बाबू? तो इरेप्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। इरेप्सिन हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है? तो कंप्लीट इसका डाइजेशन होता है। समझ में आ रही है बात? तो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस हार्मोन्स के द्वारा होती है? तो इरेप्सिन हार्मोन के द्वारा होती है। माइक वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी। चलिए, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन किस में टूट के जाता है? पेप्टोड में। और पेप्टोड किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। तो सबसे पहले प्रोटीन कहां पे टूटता है? तो यह स्टोमक में टूटता है। तीसरा पार्ट में बताए थे ना कि पेट का तीसरा पार्ट होता है पाइलरिक, और यहाँ पे ग्लैंड होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक रेनिन होता है और दूसरा पेप्सिन होता है। यह सब तो करा दिए थे। तो यही पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोड में टूट देता है, ट्रिप्सिन पेप्टोड को अमीनो एसिड में टूट देता है। उसके बाद में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। किस हार्मोन्स के द्वारा? तो इरेप्सिन हार्मोन के द्वारा जो है वह आपका डाइजेशन होता है प्रोटीन का कंप्लीट। देख रहे हो, प्रोटीन इतना तरीका से टूटता है। तभी तो बताए थे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वह बहुत टफ होती है। कोई दिक्कत? उसके बाद में एक बच्चा पूछा था हमसे कि सर नोट में लिख लीजिएगा। हम लिखा देते हैं कि ससेज एंड ट्रांसिस एंजाइम जो है वह कहां से सेक्रेट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए ससेज इंट्रेंसिस एंजाइम सेक्रेट बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। कोई दिक्कत डाइजेशन में बाबू? जो भी सवाल आपका बनता है उसको हमने बताया था। तो ससेज एंड ट्रांसिस एंजाइम सेक्रेट बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। यह एंजाइम किसके द्वारा सेक्रेट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो है वह सेक्रेट होता है। तो लिख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है आपका बाबू रेस्पिरेशन।
और ब्रेथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रेथिंग क्या होते हैं? कुछ टीचर जो है बता देते हैं कि दोनों एक होता है। ना बाबू, दोनों अलग होता है। तो आइए ना हमारे साथ समझिए कि रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग क्या होता है, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस को बताते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रेथिंग क्या होते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रेथिंग। एक काम करें, एक तरफ रेस्पिरेशन लिख देते हैं और एक तरफ जो है वह ब्रेथिंग को लिखते हैं। ठीक है, एक तरफ हमने रेस्पिरेशन लिख दिया और एक तरफ हमने क्या लिखा, ब्रेथिंग लिखा। इसको मिटा दें। चलिए, मैं भी आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे। अच्छी बात है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मुझे मालूम है। चलिए मिटा दिए। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग क्या होता है। तो बाबू रेस्पिरेशन होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कोई दिक्कत हवे ना लेते हो जी, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन लिए, भोजन खाया, फूड को खाया, फूड पार्टिकल्स को, तो उसके अंदर क्या फूड टूटेगा बाबू, ग्लूकोज में टूट जाएंगे और ऑक्सीजन भी ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके हमें क्या मिलेगी, तो हमें एनर्जी मिलेगी। इसी को तो हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। बट ब्रेथिंग होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, इसको ब्रेथिंग कहा जाता है। तो लिख लीजिए, द प्रोसेस इन विच टेकिंग ऑक्सीजन एंड फूड्स आर break down and produce एनर्जी। जैसे समझो, यह आपका सेल है, कोई दिक्कत, यह आपका सेल है, यहां से तुमने क्या लिया, इसमें तो ऑक्सीजन को लिया। कहां से ऑक्सीजन आया बाबू, तो इन्वायरमेंट से आया, इन्वायरमेंट वातावरण से। ऐसा थोड़ी है कि तुम ऑक्सीजन खरीद करके लेते हो। समझ में आ रही है बात? कोरोना में बाबू ऑक्सीजन भी खरीदा जा रहा था। देख लीजिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करिएगा तो नतीजा क्या होती है, समझ में आ रही है। और उसके बाद में खाना खाया तुमने, फूड लिया। अब यह फूड किस में टूट जाएगा बाबू, सेल यहाँ क्या कर लिया, यह सेल जो है दोनों को ले लिया। यस और नो? सेल का काम क्या होता है, यही सब तो काम होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यस और नो? ठीक है, तो सेल आपका क्या कर लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, उसके बाद में भोजन को ले लिया। अब भोजन आपका किस में टूटेगा, तो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। समझ में आ रही है बात? तो यह किस में ब्रेक कर जाएगा, C6H12O6, यह ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज बाबू टूट गया और ऑक्सीजन भी टूट जाएगा और उसके बाद तुमको क्या मिलेगी, तो तुमको मिलेगी एनर्जी। कोई दिक्कत, तुमको मिला एनर्जी और इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो वही तो लिखे हैं कि द प्रोसेस इन विच टेकिंग ऑक्सीजन एंड फूड्स, वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और फूड को लेते हैं तो फूड्स आर ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो यह क्या कर जाता है, टूट जाता है और एनर्जी को बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट ब्रेथिंग क्या होता है, तो ब्रेथिंग होता है कि द प्रोसेस इन विच टेकिंग, या टेक्स लिखो, जो भी लिखना है लिखिए, ले रहे हैं या लेते हैं। टेक्स लिखिएगा तो लेते हैं होगा और ING लगा दीजिएगा तो ले रहे हैं, अभी भी ले ही रहे हैं ऑक्सीजन को। द प्रोसेस इन विच टेकिंग ऑक्सीजन, या O2 लिखिए, फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम बॉडी। क्या करते हैं बाबू, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक्स किया, लिया और CO2 को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। यही ना टेक्स होता है।
ऑक्सीजन को हमने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत? इसी को बोलेंगे ब्रेथिंग। अब सवाल उठता है कि एक आध और डिफरेंस बताइए सर, इतना नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, बना रहिए और भी बताएंगे। इसमें बाबू रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हो रही है या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वह किसके द्वारा हो रहा है? तो यह आपका सेल के द्वारा हो रहा है। यस और नो? इसमें एनर्जी किस फॉर्म में हो रही है? तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है सेल के द्वारा, और इसमें किसी प्रकार का एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसमें कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म कभी कदाल पूछ देता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। कहाँ पे लिखे? इसको मिटार करके ऊपर लिख देंगे, बना रहिएगा। इसका तीसरा डिफरेंस लिखे हम, तो इसमें ब्रेथिंग जो है बाबू यह होता है लंग्स के द्वारा और नहीं तो गिल्स के द्वारा होते हैं। यस और नो? मछलियाँ किससे लेती है ब्रेथिंग? सांस किससे लेती है? तो गिल्स से लेती है, जिसको गल्फर बोलते हो या उसी को क्लोन बोला जाता है। यस और नो? तो सुनिए, इसमें ब्रेथिंग विल बी डन होगा, ब्रेथिंग विल बी डन बाय लंग्स, और लंग्स के द्वारा होगा नहीं तो गिल्स के द्वारा होगा, यही ना होगी। और इसमें जो है आपका रेस्पिरेशन होगा, ऊपर का मिटार दे, तो जो रेस्पिरेशन इसमें होगा वह सेल के द्वारा हो रही है। डायग्राम से ही समझिए, एक्चुअल बात समझ में आई। रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग का दोनों बाबू अलग है, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा यहां से साफ कर लेता हूं और लिखता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना तो मुझे मालूम है। द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। लिख लो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। कोई दिक्कत? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एक होता है बाबू एडीपी, यह अलग होता है। एडेनो डाइफॉस्फेट होता है। एडेनोसाइन यहाँ ट्राई के जगह हो जाएगा डाइफॉस्फेट, समझ रहे हो? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, तो यह अलग होते हैं। ठीक है? यह एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। और तीसरा इसका क्या डिफरेंस हो जाएगा कि जो रेस्पिरेशन होती है वह किसके द्वारा होगा? तो रेस्पिरेशन जो होता है वह आपका सेल के द्वारा होता है, जबकि ब्रेथिंग जो है वह होता है आपका लंग्स और नहीं तो गिल्स के द्वारा होते हैं। कोई दिक्कत? तो लिख डालिए, रेस्पिरेशन विल बी डन बाय सेल। ठीक है? किसके द्वारा होगा रेस्पिरेशन बाबू? तो यह सेल के द्वारा होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बाबू। कैमरा को देखना पड़ता है ना कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, नहीं तो फिर मान के चलिए मेहनत किए और ठीक ही नहीं आया तो बेकार हो जाएगा ना। इतना तो आप भी समझते हैं। चलिए मिटार दें। अब एक्चुअल में देखते हैं कि ब्रेथिंग होता क्या है, और आपका रेस्पिरेशन में बताएंगे कि कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जिसको भी अभी तक खास करके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है तो पूरा देखिएगा, इसके बाद आपका पूरी तरह से प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे। कहीं भी डाउट को नहीं रहने दिया जाएगा। हम पर बिलीव रखिए बाबू, सिखा तो देंगे ही। उसके बाद में हो सकता है कि प्लांट्स का रेस्पिरेशन इस क्लास में बच जाए तो अगले क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट देख लेंगे और प्लांट्स में रेस्पिरेशन को देख लेंगे। समझ में आए? फिर ब्लड को देख लेंगे, किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर करता है। और उसके बाद में एक आध दो लेक्चर और चलेगा, खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा टॉपिक यह बड़ा है ना, लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा टॉपिक है।
ऐसा नहीं कि बाबू ऊपर ऊपर पढ़ा दें और सवाल बनाने जाइए तो बनवे नहीं करे, तब तो दिक्कत ना हो जाएगी। तो चलिए ब्रेथिंग हेडिंग लगाइएगा। और ब्रेथिंग में हमने बताया क्या, हमने ब्रेथिंग बताया कि ब्रेथिंग क्या है, यह प्रोसेस है बाबू जिसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी बट द ऑक्सीजन टेक्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बॉडी, यस और नो। इन्वायरमेंट से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से निकाल देते हैं बाहर। यही तो प्रक्रिया चलती है। अब सवाल उठता है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी रिलीज करता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो आइए देखते हैं। तो सुनो, पूरे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा किसी चीज का मात्रा है या एलिमेंट का, वह है आपका क्या, नाइट्रोजन। कितना है बाबू, 78% है। ठीक है, सबसे ज्यादा यदि कोई है तो नाइट्रोजन है, 78% है। एक हमने ब्रीथिंग में क्या बोल दिया, अब सुनो, 78% हो गई, एक इनहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन होगा, लिखाएंगे अभी नहीं, पहले समझो। N2 78% है, उसके बाद में ऑक्सीजन कितने हैं, 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 0.03% है। कोई दिक्कत, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है, और बाकी का अदर गैसेस है। अब देखो कि N2 हम बॉडी में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में वैसा कोई भगवान ने सिस्टम लगा के नहीं भेजा है कि ताकि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। कोई दिक्कत, तो नाइट्रोजन 78% हमारे बॉडी में जाती है, लेकिन 78% का नाइट्रोजन 78% हमारे बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो 78% नाइट्रोजन हम सबके बॉडी में जाता है, लेकिन 78% के 78% नाइट्रोजन जो है 78% के 78% नाइट्रोजन जो है वह बाहर निकल जाते हैं, यस और नो। तो यहां से हमने लिया और यह N2 जो है क्या हुआ, 78% जो है वह बाहर निकल गया, यह अंदर गया बाबू, और यह इतना ही बाहर निकल गई। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, तो हमारे बॉडी में 21% एक बोल रहे 21% हमारे बॉडी में जाती है, लेकिन 21% का 21% ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे पास लंग्स होते हैं और यह लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि लंग्स क्या होते हैं, तो लंग्स होता है ऑक्सीजन की टंकी होता है। जिस तरह से पानी का टंकी आप छत के ऊपर लगाते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान ऑक्सीजन की टंकी हमारे लगा दिए हैं बॉडी में, जिसको लंग्स कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। यस, समझ में आ रही है बात। तो फेफड़ा क्या होता है, तो फेफड़ा बाबू ऑक्सीजन की टंकी होती है, और यह ऑक्सीजन 21% लेता है, लेकिन इसका कैपेसिटी नहीं है कि 21% का ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन को स्टोर कर सके। यह क्या करता है, तो 17% ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और 4% ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है। समझ में आ रही है बात, 17% बाहर निकाल दिया, इसीलिए बाहर का साइन दिए हैं, और 4% ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर कर लिया। अब सुनो, हमारे बॉडी में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, अदर गैसेस भी जाता है, लेकिन ऑक्सीजन को ही कंटेंट कर पाती है हमारी बॉडी, बाकी सबको नहीं कंटेंट कर पाता है। तो 0.03% जाती है, लेकिन यह 4% जो ऑक्सीजन हमारा बॉडी लिया हुआ है, वह 4% ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाते हैं, और पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 4.03% जो है ना, वह बाहर निकलते हैं। तो समझ में आई बात। अब देखो, तो 4.03% जो है वह बाहर निकल जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जो अंदर जा रही है यह सब, तो उसको इनहेलेशन बोलेंगे, और जो बाहर निकल रही है उसको एक्सहेलेशन बोलेंगे। तो यह आ गई आपका टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग। क्या बात समझ में आई? रटने वाला कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो इसी में बाबू आगे लिख लीजिए टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए, समझा तो सभी देंगे। ब्रीथिंग,
तो ब्रीथिंग में बाबू इनहेलेशन, इनहेलेशन। और कई बार बताए हैं कि बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसको बेस को पकड़ा जाए। तो देखो इनहेलेशन में सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, इन है, और इन का मतलब क्या होता है, अंदर जाना। और एक्सहेलेशन, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। कोई दिक्कत, आखिरकार कोई साइंस का वर्ड दिया जाता है तो ऐसे ही नहीं दिया जाता है। और मैं इस क्लास का नाम जो है ना, इस चैनल का नाम जो है वह साइंटिफिक क्लास ऐसे ही नहीं रखे हैं, कुछ सोच समझ करके रखे हैं। समझ में आ रही है बात बाबू कि क्यों रखा गया है? तो सुनो, इनहेलेशन, यहाँ साइंस सिखाएंगे, रटवाएंगे नहीं। जिस जिसको साइंस से डर लगता है तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, पूर्णतः बाबू सिखा देंगे। इनहेलेशन, इन का मतलब क्या होता है, अंदर जाना, और एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, तो इनहेलेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को सभी को क्या करते हैं, लेते हैं, तो यह क्या होता है, इनहेलेशन होता है। सर जी बता देते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं तो इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो एक्सहेलेशन। तो बताओ बाबू, क्या तुमने ऑक्सीजन ही लिया है? लेने के लिए तो तुमने सभी लिया है, लेकिन तुम्हारे बॉडी में कोई वैसा सिस्टम नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर सके। यस और नो? समझ में आई? तो इनहेलेशन मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच टेकिंग द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। समझ में आई? तो लिख दीजिए, इतना भी गलत नहीं होगा, लेकिन यह भी लिखिएगा कि द प्रोसेस इन विच टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इनहेलेशन। तो यह भी गलत नहीं है, केवल आपने ऑक्सीजन को बताया और हमने सबको बता दिया। जो आप कंसेप्ट को समझ गए बाबू तो थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है, नहीं तो ऑक्सीजन ही लिखे, किताब ऑक्सीजन ही लिखता है। ऐसा नहीं कि हम यह तीनों लिख देंगे तो हमको नहीं आती है, कोई दिक्कत? तो सुनो, द प्रोसेस इन विच, जिसमें, इन विच टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है, वैसा प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं इन्वायरमेंट से, इसी को कहा जाता है इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या होता है, EXHALATION। माफ करिएगा यदि स्पेलिंग में ए वगैरह छूट जाए तो, ठीक है, इसके लिए दिल से सॉरी। ठीक है, हमारे दिल हमारे पास ही है, कोई दिक्कत? आपका दिल अब आपके पास है कि कहाँ पर है, आप समझिए। सुनो, एक्सहेलेशन, द प्रोसेस इन विच रिलीज CO2 बोले तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज CO2 फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है, बॉडी नहीं। द प्रोसेस इन विच रिलीज CO2 फ्रॉम द बॉडी, वैसा प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, उसी को एक्सहेलेशन बोला जाता है। तो एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना, और इन का मतलब होता है अंदर जाना। कोई दिक्कत? इसी को तो बोलते हैं बाबू इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। रटिए नहीं, बात को समझिए। कोई भी साइंस में वर्ड आती है ना तो उसको गौर करिए कि आखिरकार यही वर्ड को क्यों दिया गया है। कोई पागल नहीं होता है जो ऐसे ही वर्ड साइंस में डाल देता है। साइंस का मतलब होता है कि द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। सावधानी पूर्वक, क्रमबद्ध, लगातार तरीके से किया गया प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। समझ में आई बात? जो तुम देख रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जो तुम उससे रिजल्ट प्राप्त कर रहे हो, वही तो विज्ञान है। समझ में आई? विज्ञान मतलब विशेष जानकारी जिसमें प्राप्त करते हो, वही तो विज्ञान है। यही तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था बायोलॉजी का, कि कैसे आखिरकार पढ़ाई की जाती है। हाउ डू आई स्टडी फ्रॉम बायोलॉजी, हाउ डू आई स्टडी फ्रॉम नहीं, हाउ डू आई स्टडी इन बायोलॉजी फ्रॉम 0 लेवल टू हीरो लेवल, अदरवाइज द ऑल सब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? कि ऑल भी सब्जेक्ट में, और भी सब्जेक्ट में कैसे स्टडी करेंगे।
तो हमने पूरी अच्छी तरीका से सिखाया है बाबू। यदि उसमें दिक्कत है ना तो आप जा करके और एक बार देख लीजिए, कहीं नोट्स नहीं करना है उसको। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी मारिएगा, आपको साइंटिफिक क्लासेस लगा दीजिएगा तो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आता है कि ब्रीथिंग जो है वह किसके द्वारा होते हैं, ठीक है। बाकी सब जानवर किसके द्वारा ब्रीथिंग करते हैं, हम सब किसके द्वारा करते हैं। अब ब्रीथिंग में देखो, ब्रीथिंग रेट क्या होते हैं, पल्स रेट क्या होता है, किससे मेजरमेंट किया जाता है ब्रीथिंग रेट को, ठीक है, सब बताएंगे। ऑक्सीमीटर से किया जाता है। बच्चा सोच रहा है कि कैसा मीटर है, ऑक्सीजन लेवल मापा जाता है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापी जाती है। स्टेथोस्कोप से दिल का धड़कन नापा जाता है, ठीक है। दिल की धड़कन साउंड सुनी जाती है, हार्टबीट को सुना जाता है कि 72 बार धड़क रहा है कि नहीं। 22 टाइम्स जो है बाबू एवरेज है, 70 से 80 टाइम्स होता है। समझ में आई बात, यह हर्ट में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग में सबसे पहले देखेंगे, मार्कल को चेंज क्या करें, चलिए चेंज कर लेता हूं, नई मार्कल भी रखे हुए हैं। ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग में देखो क्या क्या आएगा। पहला है जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन बोले तो नर चाहे मादा, समझ में आ रही है बात। तो यह किससे सांस लेता है, ऑर्गन बाबू। तो यहाँ पे यह एनिमल्स इधर लिखो, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन बोले तो किससे सांस लेता है, तो लंग्स के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। ह्यूमन, या इसी को मैमल लिखता है किताब में, अच्छा किताब पढ़िएगा तो मैमल लिखता है। स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी। अच्छा स्तनधारी हम बोलते हैं ना तो बच्चा सोचता है कि सर स्तनधारी मतलब वैसा जिसके पास ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, वह होता है आपका स्तनधारी। नहीं, हम सब के पास भी होते हैं, बट मिल्क ग्लैंड नहीं होता है दूध बनाने वाला, ठीक है। बताएंगे कि मिल्क ग्लैंड कैसे बनता है, महिलाओं में जनरली जो है ना वह दूध का निर्माण कैसे होता है, यह आगे अभी पढ़ाना है बाबू, हट में बता देंगे कि कैसे मिल्क ग्लैंड जो है ना वह बनता है। मिल्क ग्लैंड कैसे आखिरकार मिल्क बना पाती है, महिलाओं के अंदर दूध को बना पाती है। बुरा नहीं मानना है, यह आपका क्लास है तो हमें तो समझाना ही पड़ेगा। लंग्स, ह्यूमन किससे सांस लेता है, तो लंग्स के द्वारा लेते हैं। उसके बाद में फिश, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसा कुछ तुमने सुना होगा। मछली जल की रानी है अर्थात एक्वेटिक एनिमल है, कोई ऐसा ही नहीं दिया गया है, ठीक है। मछली जल की रानी है। दोज एनिमल विच सर्वाइव इन द वाटर नोन एज द एक्वेटिक एनिमल, अदरवाइज द दोज एनिमल विच सर्वाइव ऑन द लैंड नोन एज द, अब तुम बताओ, वैसा एनिमल जो लैंड के ऊपर होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है जी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो जो लैंड के ऊपर रहते हैं एक्वेटिक, लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल, और उसके बाद में जो पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक बोला जाता है। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। तो हाथ लगाओगे तो क्यों डर जाएगी, क्योंकि उसके हट में 2 चेंबर होते हैं, और वैसे एनिमल्स जिसके हट में 2 चेंबर होते हैं वह काफी डरता है बाबू। समझ में आई बात। कुछ सांप में जो है ना 3 चेंबर हट में होता है और कुछ में 2 होता है। तो कुछ सांप तुमको देख करके फराक से भाग जाएगा और कुछ सांप जो है तुम्हारे साथ तन जाएगा। समझ में आई। तो यह हट में पढ़ाएंगे। बोलो, तो फिश किससे लेता है, तो गिल्स से लेता है, या इसी को क्लोन बोला जाता है, ठीक है। और नहीं तो हिंदी वाले बच्चे गल्फर बोलते हैं कि गल्फरा से सांस लेता है। उसके बाद में इंसेक्ट वगैरह हो गया, इंसेक्ट यह किससे लेता है, लास्ट में इंसेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले जो है वह लिखो मेढक, फ्रॉग। फ्रॉग, फ्रॉग मतलब होता है मेढक, इसको बोला जाता है बैंग, बैंगचा बोलता है। कौन कौन मानता है कि बैंग को मारेंगे तो कान दर्द करता है, ऐसा नहीं है बाबू। कोई कोई तो कहता है कि बैंग को मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। अच्छा ना है कि गूंगी मिलेगी, या नहीं तो मालूम चलेगा कि दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहती है, ठीक है। चलिए, यह सब तो बात की बात है। तो फ्रॉग बाबू जो है, सुनो, यह फ्रॉग यदि टैडपोल रहेगा, टैडपोल,
उसके बाद में टैडपोल के बाद यह यंग हो जाएगा, और यंग के बाद अनएक्टिव हो जाएगा, बुढ़ापी में चला जाएगा। यही ना होती है बच्चा बूढ़ा जवान, ठीक है। पहले बच्चा जवान तब बूढ़ा, ना बच्चा बूढ़ा जवान थोड़ी होता है, पहले बच्चा तब जवान तब बूढ़ा, ठीक है। तो सुनो, तो टैडपोल रहता है, तो टैडपोल मतलब बच्चा है छोटा छोटा। तो पानी में एक बार हमने क्या देखा था ना, हमने मछली का बच्चा को समझ करके लाया था, और शीशा के जो ग्लास होता है उसमें हमने उसको पाला। बाद में ससुरा जो है ना वह मेढक बन गया। तो हम कहे कि तो हम मेढक को उठा के लाए थे, अर्थात बच्चा में कैसा दिखा था, मछली के बच्चा की तरह दिख रहा था, अर्थात मछली के बच्चा की तरह दिख रहा था। तो बच्चा में कैसे सांस लेगा, तो गिल्स से सांस लेगा। क्या हम बताए से समझा, बच्चा में हमने उठा करके लाया तो मछली की तरह दिखा, ठीक है, मछली की तरह दिखा। तो मछली किससे सांस लेती है, गिल्स से सांस लेती है, अर्थात मेढक जो टैडपोल रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा, तो गिल्स से सांस लेगा और यंग हो जाएगा। तो हम सब की तरह सांस लेगा बाबू, लंग्स से, ठीक है, और उसी की तरह अनएक्टिव हो जाएगा तो यह स्किन से लेगा, ठीक है, स्किन से लेगा। समझ में आई बात। अनएक्टिव बूढ़ा हो जाएगा, अपने आप को सरवाइव करने के लिए पूरे बॉडी से ही ऑक्सीजन लेने लगता है। और उसके बाद में जो बचा हुआ है फोर्थ सॉरी इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्ट किससे लेता है, तो इंसेक्ट जो है वह आपका ट्रेकिया के द्वारा लेता है, TRECHEA, ट्रेकिया, ट्रेकिया के द्वारा क्या होता है बाबू, लेता है ऑक्सीजन को। कोई दिक्कत, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तभी तो पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, जैसे हो गया आपका मछली, मेढक, तो पानी में क्यों अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है। तो सर हम सब क्यों नहीं सरवाइव कर पाते हैं, नहीं इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सबको जितना ऑक्सीजन चाहिए वह पानी से कंटेंट नहीं हो पाता है, जबकि पानी में रहने वाले जीव उस पानी से ही ऑक्सीजन को ले लेते हैं और अपने आप को कंटेंट कर पाते हैं, अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। इसी के कारण है, इसीलिए जो है ना जी वह जो है एक्वेटिक एनिमल जिंदा रहते हैं। कोई दिक्कत, अच्छा दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा बाबू, रिप्लाई हम जरूर देंगे। चलिए उसके बाद में अगला अब आता है रेस्पिरेशन में, कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे हम लोग लेते हैं सांस बाबू, कैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, कैसे ऑक्सीजन जाती है, कैसे फूड जाती है, और उसके बाद में हमको एनर्जी कैसे मिल जाता है, यही ना। तो ब्रेथिंग से यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। यह ब्रेथिंग से हमने बताया था, अब रेस्पिरेशन को बताते हैं। एक्चुअल हमने दोनों में पहले डिफरेंस को समझाया कि दोनों होता क्या है। तो चलिए अब हम लगाएंगे हेडिंग रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में देखो क्या होगा, तो रेस्पिरेशन अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, इसका देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो लगाएगा हेडिंग, तो लगा सकता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहले हम लोग किससे सांस लेते हैं बताओ, हम लोग सांस किससे लेते हैं, तब तक तुम आंसर ढूंढो, तब तक हम देख लेते हैं। चलिए देखने के लिए हमने कैमरा को बोला था बाबू, लगता है कि नोट्स देख करके पढ़ाएंगे, कभी नहीं, ठीक है। जो भी हमारे ब्रेन में आती है वो अपने ब्रेन से बोलता हूं, देख करके पढ़ाऊंगा तो समझा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो सुनो प्रोसेस, तो हम लोग ऑक्सीजन जो है ना वह किससे लेते हैं, नाक से। जिसका जिसका नाक है, नोज है, नॉस्ट्रिल ना बाबू, उसका गलत है। लो, जो अभी तक सोच रहा था कि नाक से हम लोग सांस लेते हैं, कोई सोच रहा होगा कि मुंह से लेते हैं, और कोई सोच रहा होगा कि दोनों से लेते हैं, सबका गलत है। हम लोग जो है ऑक्सीजन जो है ना वह फेफड़ा से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। अब सोच रहा होगा कि लंग्स से केवल कहां से ला दिए, तो लंग्स ही ना हमारा जो क्या करता है बाबू, अनुमति देता है कि तुम ऑक्सीजन लो, ठीक है। तो नाक तो आपका एक मार्ग है, रास्ता है जिसके द्वारा तुम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हो। लंग्स एक्चुअल में ऑक्सीजन ना लेता है, तो हम लोग ऑक्सीजन किससे लेते हैं,
तो लंग्स के द्वारा लेते हैं, फेफड़ा के द्वारा लेते हैं। एक बार सवाल पूछा था बाबू रेलवे में, हम तो सबका सेट बनाते चलते हैं, ठीक है, जहां से मिले रगड़ दो। समझ में आई बात? जानकारी एकदम अच्छा से प्राप्त करना होता है, ठीक है, क्योंकि यह मंजिल है बाबू ना, मेहनत की मोहताज होती है। किसी के बाप की औकात नहीं है ना कि मेहनत करने वाले का सिलेक्शन रोक दिया जाए, ठीक है। किस्मत दो चार बार नहीं देगी साथ, लेकिन जो मेहनत के पीछे पड़ गया ना, उसका किस्मत भी साथ देती है, भगवान भी साथ देते हैं, क्योंकि भगवान उसी को मदद करते हैं जो स्वयं अपने आप को मदद करता है। तो मेहनत करिए बाबू, और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। किस भ्रम में बैठे हुए हैं कि बिना पढ़ाई के आप सिलेक्टेड हो जाइएगा। प्रोसेस, चलिए, तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, उसके बाद में आता है नसल कैविटी। नसल कैविटी मतलब क्या होता है? नास कपाट। हिंदी मत समझिए, इंग्लिश ही समझिए। नॉस्ट्रिल पहले नाक, नाक के बाद अंदर जाएगा। नाक का बाल अत्यंत प्यारा होता है, मुहावरा सुने होंगे, आइडम्स एंड फ्रेज होता है ना, वो तो कहावत होते हैं चलिए, जो भी हो, तो मुहावरे, नाक का बाल अत्यंत प्यारा। अब यह करता क्या है ना, जब तुम ऑक्सीजन को लेते हो तो यह नाक का बाल जो है ना, एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उसको सटा लेता है, और उसके बाद में शुद्ध ऑक्सीजन को फेफड़ा के पास पहुंचाता है। और यदि बाल नहीं सटा पाता है तो इसके पीछे म्यूलिन होते हैं। म्यूलिन बोले तो नेटा, ठीक है, नेटा, समझ रहे हो बात को? अब ऐसे करके ऐसे मरता श्राक से कोई, तो वह क्या होता है? म्यूलिन होता है, ठीक है। तो यह करता क्या है? नेटा। तो नेटा जो है ना, वह डस्ट पार्टिकल को सटा लेता है और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ा के पास जाती है। तो एक के बार फेफड़ा के पास नहीं पहुंचाएंगे, लंग्स के पास एक ही बार नहीं पहुंचाना है। ध्यान से समझो कैसे कैसे समझाना है, से सुनो। तो पहले नॉस्ट्रिल, इसके बाद नसल कैविटी। बचपन में बचवा को देखोगे ना, तो ऐसे करके ऐसे पोंछ लेगा। हम लोग बचपन में यहाँ से ऐसे करके ऐसे पोंछते चले आते थे, और यहाँ एक लकीर बन जाता था, ठीक है, एकदम डीह बन जाता था, समझ रहे हो? तो नॉस्ट्रिल, उसके बाद में नसल कैविटी। नसल कैविटी अभी ना लगा है जी, ठीक ठाक है, ठीक है, अभी ठीक है। नसल कैविटी, उसके बाद में नॉस्ट्रिल, नसल कैविटी, फायरिंग्स, फायरिंग्स, चौथा होता है लायरिंग्स, लायरिंग्स, पांचवा होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकिया, ब्रोंकिओल्स, 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 स्पेलिंग देख लीजिएगा। और 8 होता है आपका अल्वोली, ALVEOLI, अल्वियोली, ठीक है। अब सुनो, नॉस्ट्रिल क्या करता है? ऑक्सीजन को लेने का काम करता है बाबू, मार्ग होता है जो फेफड़ा के पास पहुंचा देता है। नसल कैविटी से होते हुए नाक में खाली जगह को बोला जाता है नसल कैविटी, ठीक है। और इसी खाली जगह में देखोगे ना, तो कोई कोई हाथ में ऐसे लेकर, हाथ ना इसमें ऐसे डाल करके निकाल लेगा, और उसको गोलियाते रहेगा, देखेगा कि लाल हुआ कि ना, करिया हुआ कि नहीं, और हरियर होगा तो पटक देगा, बम पटक रहा है। और कोई कोई इतना खतरनाक बच्चा होता है कि निकाल के बेंचवाक में सटका देता है, ठीक है, डिजाइन बनाता है, चिपको डिजाइन। जिस तरह से चिपको आंदोलन में कैसे व्यक्ति पेड़ से चिपक जाते थे, तो बेंच में चिपका देता है, चिपको आंदोलन का हिस्सा है वह। सुनो, नसल कैविटी सुंदरलाल बहुगुणा किए थे बाबू स्टार्ट, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। जो भी बताएंगे ना उसमें क्वेश्चन ही रहेगा। नसल कैविटी, फायरिंग्स, फायरिंग्स क्या होता है? तो आ करोगे ना, इसके नीचे देखोगे तो एक टॉन्सिल लटका होता है, टॉन्सिल, ठीक है। टॉन्सिल यह क्या करता है बाबू? रोकने का काम करता है। जब भोजन करते हो ना, तो कोई कोई होता क्या है ना कि गजब के भोजन करेगा, एक बार मुंह में डाल के चबा रहा है, दूसरा हाथ में लिया है, तीसरा को इंतजार कर रहा है कि कोई दे देता, ठीक है, भोजन को, ठीक है। तो यही जो है ना आपका टॉन्सिल कहता है ना कि अभी तो अंदर जा ही रहा है, फूड पाइप में ही भोजन है, तुम चबा रहे हो, एक तैयार रखे हो, तो रोक करके रखता है टॉन्सिल। और यहाँ पर आ करोगे ना, तो एक सबसे बड़ा गुफा दिखेगी, गुफा, उसी को हम लोग बोलेंगे फायरिंग्स। और वहाँ 2 पाइप होती है, एक फूड पाइप और एक होता है आपका ऑक्सीजन पाइप, ठीक है। एक फूड पाइप होता है और एक ऑक्सीजन पाइप होता है। सुनो, तो इसी को फायरिंग्स बोलते हैं।
और लाइरिंग्स, लाइरिंग्स क्या करता है बाबू, यह साउंड बनाता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो व्यक्ति का साउंड कहाँ से निकलते हैं, तो व्यक्ति का साउंड जो है ना वह निकलता है लाइरिंग्स के द्वारा, ठीक है, व्यक्ति का साउंड लाइरिंग्स के द्वारा निकलता है। और लाइरिंग्स जैसे हम बोल रहे हैं और इस पर देखो यहाँ लाइरिंग्स होता है, मारेंगे तो हमारी आवाज जो है वह चेंज कर गई, तो अपने से थोड़ी बोल रहे हैं, यहाँ पर मारिएगा तो अपने आप आवाज चेंज कर गया। तो यह आवाज जो है ना कहाँ से निकलता है, तो लाइरिंग्स के निकलता है, लाइरिंग्स से निकलता है। फिर ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोस, अल्वोली। चलिए डायग्राम से दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इसको हमने मान लिया, यहाँ क्या है, नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल। यहाँ पे नसल कैविटी, नसल कैविटी, कैविटी मतलब होता है खाली जगह। यहाँ पे हमने इसको बोला फाइरिंग्स, फाइरिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला बाबू, इसको लाइरिंग्स बोला, लाइरिंग्स बोला। और यहाँ से देखो, ध्यान से समझते चलिए, डायग्राम भी बनाने आना चाहिए कुछ कुछ, तभी ना समझा पाइएगा किसी को। यह अब सुनो, 1 मिनट डायग्राम थोड़ा सा बना लेता हूं। अब देखिए यहां से यह पेड़ जैसा बना दो, छी, यह यहां से बनाइए, यहां मिटा दे, साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइरिंग्स क्या करता है, साउंड बनाता है। उसके बाद यहां बना दो, जरूरी नहीं कि आप 5 ही बनाइएगा, जितना मन करे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया। उसके बाद में यहां से बाउंड्री घेर दीजिए, फिर यहां से उठाइए और बाउंड्री को इस तरह से घेर डालिए, ठीक है। अब देखो यही ना डायग्राम है जी, आपको लग रहा होगा कि एकदम डिट्टो बना दिए सर ने, बिल्कुल। सुनो अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया, या और नहीं मार्कर चल रहा था, ट्रेकिया। यह जो है बाबू, यह आपका लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है। और यह जो है आपका राइट लंग्स है, राइट लंग्स है। उसके बाद यह ट्रेकिया हो गया, इसको हमने क्या बोलेंगे, ब्रोंकी, ब्रोंकी। इसके बाद इसको हम लोग, यह जो पेड़ जैसा बना है ना, इसको बोला जाता है ब्रोंकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन रहता है ना, इसको बोला जाता है अल्वोली, 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 ठीक है, अल्वोली। तो अल्वोली क्या करता है, ऑक्सीजन को कंटेंट करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पर यह बाबू जो है आपका, यह लेफ्ट लंग्स, यह राइट लंग्स लिखे तो है, और यह आपका लेफ्ट लंग्स। इसका जो बाहर का दीवाल होता है लंग्स का, मोटा थोड़ा सा कर देता हूं, डार्क, आप भी कर लीजिएगा डार्क। क्यों कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसी पर आप भी क्या करिएगा, थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मुझे कुछ बतानी है। चलो यह कर दिया हमने डार्क। अब सुनो, इसका जो दीवाल होता है ना बाबू, फेफड़ा की जो दीवाल होती है वह किसका बना होती है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है। आया हुआ सवाल है, PLURAL, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या होता है, यह आपका बना होता है लंग्स की दीवार। और यहाँ पे होता है बाबू डाइफ्राम, यह जो है क्या है, तो यह आपका डाइफ्राम है, C आकार का, इसको डाइफ्राम बोला जाता है, DIAPHAGRAM, यह है आपका डाइफ्राम। अब समझो क्या होता है। सबसे पहले तुमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया नॉस्ट्रिल के द्वारा, नसल कैविटी में गए, फाइरिंग्स, लाइरिंग्स। अब आया ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ऑक्सीजन 2 पार्ट में बच जाता है, एक अधर आता है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग राइट लंग्स, और दूसरा चला जाता है लेफ्ट लंग्स की तरफ।
और जैसे ही ऑक्सीजन आता है कि नहीं, तो इसके अंदर का जो ब्रोंकिया है वह एब्जॉर्ब करके दे देता है अल्वोली को, और अल्वोली क्या करता है, पूर्णतः ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कौन स्टोर करता है, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वह अल्वोली स्टोर करके रखता है। और जब कोरोना होती थी ना, तो इसी ब्रोंकिया से क्या होता था, जा करके आपके चिपक जाते थे कोरोना, क्योंकि उसमें क्या था, RNA था। RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हम सब में क्या होता है, DNA होता है डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें क्या होते हैं बाबू, तो देख लो ब्रोंकिया, और उस पे स्पाइनोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, स्पाइनोप्रोटीन से जाकर के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। कोरोना क्या होता है, स्पाइनोप्रोटीन से जाकर के चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाते हैं तो पूरी तरह से अल्वोली को, ठीक है, कोरोना में अल्वोली, कोरोना में जो कोरोना क्या करता है, अल्वोली को बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। और उसके बाद में हम जब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो अल्वोली ऑक्सीजन को स्टोर ही नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और व्यक्ति क्या करता है, प्राण को अपनी त्याग देता है। यही कारण है बाबू कि ऑक्सीजन लगाया जाता था, ऑक्सीजन मास्क को, ठीक है, वेंटिलेटर पे रखा जाता था, कि खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था ना, तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता था। एक सिलेंडर बगल में देखोगे तो रखा हुआ था, वह क्या था, वह ऑक्सीजन को खुद स्टोर करके रखा था और व्यक्ति को देता था, कि ताकि जो है इसका फेफड़ा जो है ना, लंग्स जो है, वह क्या कर सके, ऑक्सीजन को ले सके, और उसके बाद में जो आपकी प्रोसेस है वह कर सके। जिंदा रखने के लिए ऐसा किया जाता था। और जब इससे कोरोना हट जाते थे तो अल्वोली काम करता था, ऑक्सीजन को स्टोर करने लगता था। ठीक है, अब यह डायफ्राम क्या करता है, तो सुनो डायफ्राम का काम क्या होता है। तो डायफ्राम जो है बाबू, जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन चला तो जाता है बॉडी में, लेकिन हमारे लंग्स के पास उतना पावर नहीं है कि लिया गया ऑक्सीजन को वह कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर सके, बाहर निकाल सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में वह सक्षम नहीं होता। इसको मिटा रहे, चलिए, तो देखिए, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बट हमारे बॉडी के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि लिया गया ऑक्सीजन को बाहर निकाल डाले। तो यह डायफ्राम क्या करता है ना, तो यह डायफ्राम जो है ना, ऑक्सीजन को ढकेलने का काम करता है। ठीक है, पुश करता है ऑक्सीजन को दम लगा करके, और तब जा करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, तो निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अब सवाल उठता है कि सर आपने बताया था कि सेल के द्वारा इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है, तो सेल के द्वारा कैसे लिया जाता है से सुनो। तुमने ऑक्सीजन लिया, अच्छी बात है, तुम्हारे बॉडी में सेल है, और सेल बोले तो क्या होगा, तो सेल बोले तो बाबू ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होते हैं। याद रखिएगा, ये सब सवाल आता है। तो सेल, और सेल में सबसे पहला हम ब्लड सेल की बात करता हूं, और इस ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल व्यक्ति का जी, 13 से 14%, महिलाएं का 14 से 15% पुरुष का होता है, क्योंकि पुरुषों में 1 लीटर खून ज्यादा होते हैं महिला से। ब्लड में कराएंगे हीमोग्लोबिन 100 ml में बोल रहे हैं, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन आना चाहिए, 13 से 14% महिला का और 14 से 15% पुरुष का होता है। तो यह सेल है ब्लड सेल, और ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। और यह हीमोग्लोबिन करता क्या है, तो यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है। ऑक्सीजन को क्या कर लिया, इस ऑक्सीजन को समझिएगा, समझने वाली सब है, ध्यान से सुनिए। यह ऑक्सीजन को क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद, ठीक है, कहाँ जा करके भेजता है, तो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एवरी सेल को देता है। बॉडी में जितने तुम सेल देख रहे हो वह सब को क्या करता है, दे देता है। हमारा बॉडी ही तो है जो कई सारे सेलों से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग ना, इसीलिए। ठीक है, तो यह क्या करता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया एवरी सेल को दे देता है और बांट देता है कि बोलो जी किसको किसको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मिल जाता है और हम लोग सांस लेते हैं। क्या इतना अच्छा आपका प्रोसेस है ऑक्सीजन का, समझ में आई। तो सुनो, एक बार सवाल पूछा था बाबू एनटीपीसी में, ठीक है,
हमने बताया था कि हम 10th लेवल भी बताएंगे क्वेश्चन और कंपटीशन लेवल भी बताएंगे, क्योंकि बायोलॉजी को देखा जाता है तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा था कि यह किसको क्या किया, हीमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरी सेल को तो दे तो दिया। अब देखो ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन तो दे दिया एवरी सेल को, बट CO2 को क्या करता है, लेकर के चला जाता है। अब सवाल आपको उठता है ना कि सर ऑक्सीजन तो ले लिया और बाकी जो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला है वह कहाँ गया। तो ऑक्सीजन को दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह पहुंचा देता है और यह सब ऑक्सीजन को ले लेता है और लेने के बाद सेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके फिर से दे देता है कि लो जी माइटोकॉन्ड्रिया दे दो हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन दे देता है ब्लड सेल। सेल से क्या होते हैं, तो यहाँ पर बाबू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो एक साइकिल बन गया, यहाँ से ऐसे चले थे और फिर यहाँ से ऐसे ही चला, यहाँ से देखो ऐसे चल करके फिर यहाँ से ऐसे चले गए। तो यह क्या कर रहे हो, देख रहे हो, एक साइकिल बन रहा है और इस साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्रैब साइकिल बोलेंगे। ठीक है, क्रेब साइकिल बोलेंगे। और इस क्रेब साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया को कितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, 38 ATP की एनर्जी की आवश्यकता होती है। बताए ना कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वह एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी का फॉर्म करता है ATP के फॉर्म में। शुरू में यही तो बताए थे। जो एक्चुअल बात को समझ जाएगा वह बायोलॉजी को समझ जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या बताया कि ATP का फॉर्मेशन करता है, 36 ATP ऐसे मिलता है और 4 प्रोटोप्लाज्म होते हैं, 2 प्रोटोप्लाज्म टूट जाता है और पाइरुविक एसिड का निर्माण करता है ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्मेशन से। और एक ATP जो है आपका, एक पाइरुविक एसिड जो है वह 18 ATP के बराबर होते हैं। तो 2 पाइरुविक एसिड 36 ATP के बराबर हो जाएंगे और बचा हुआ 2 आपका प्रोटोप्लाज्म वह क्या होगा, मिल जाएगा और 38 ATP का निर्माण करके ATP के फॉर्म में क्या करेगा, यह भोजन को बनाएगा। यह आपको बताना है जब हम कराएंगे इसके बाद वाला लेक्चर में ना। कौन सा, तो ये तो इनहेलेशन है बाबू, अंदर है, इनसाइड रेस्पिरेशन है, और एक आउटसाइड रेस्पिरेशन को दिखाएंगे। टीचर इसी को बता के कहते हैं कि रेस्पिरेशन खत्म, ना बाबू, एक्चुअल बात समझिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैब साइकिल बोलेंगे। कोई दिक्कत, क्रैब साइकिल मिटा दे। अब थोड़ा सा और इसमें बच गया है, से सुनो। अब देखो सवाल था, नहीं बताए, सवाल पूछा था NTPC में कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विच रिलीज फ्रॉम द सिलेंसर ऑफ द व्हीकल, गाड़ी के सिलेंसर से कौन सा निकलता है धुआं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं ना। धुआं क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, फॉग। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द पॉइजनस गैस ऑफ कार्बन, यस और नो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है कार्बन का। कहां से निकलता है, तो यह निकलता है गाड़ी के सिलेंसर से। धुआं से कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं, यस और नो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब हीमोग्लोबिन जाता है तो हीमोग्लोबिन जो है वह किसको ज्यादा प्रेम करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा प्रेम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है ना ले लेता है और उसके बाद में बॉडी में घुमा देगा। और बॉडी में जब घुमा देगा ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि ठंड का अभी दिन आने वाला है, जस्ट 1 महीना बाद ठंड आएगा। तो ऐसा मत करिएगा ना कि दरवाजा खिड़की को सब तरफ से बंद कर लीजिएगा, वेंटिलेटर वगैरह, वेंटिलेटर होता है जो होता है, ठीक है, उसको मत बंद करिएगा। और ऐसा नहीं कि बंद करके आग को आप लहका दीजिएगा, जला करके और सो जाइएगा आराम से, तो उससे जो धुआं निकलेगा ना पूरे रूम में भर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएंगे और आपका बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और आप चले जाइएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो प्रेम हो जाता है किसको, हीमोग्लोबिन को, किस से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा प्रेम है। जैसे आपको हमसे नहीं, उससे ज्यादा प्रेम है, उसी तरह से हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा प्रेम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला दिखाते हैं अब भोजन वगैरह को, और उसके बाद में यह आपका खत्म हो जाएगा। फिर आउटर रेस्पिरेशन बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब तक। चलिए दो 4 मिनट और हमारे साथ बना रही है, फिर छोड़ दिया जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे फूड पाइप। फूड पाइप में
भोजन कैसे जाता है और लंग्स में हवा कैसे जाता है, ठीक है। फूड एंड ऑक्सीजन रीचेस एट ओन places. How do food and oxygen reaches at own places? देखो ऑक्सीजन और खाना कैसे जाता है अपने जगह पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो सुनो, इस तरह से कैसे सिखाएं, चलिए यहां से देखो बाबू, तुमने क्या किया, भोजन लिया, यह सब फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल्स है, और यह फूड पार्टिकल्स जो है यह आपका लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स की ओर जाएगा, ठीक है। और या इसी को हम लोग क्या बोल देता हूं, ऑक्सीजन पाइप बोल देते हैं, ऑक्सीजन पाइप। और इसको हमने क्या बोला, फूड पाइप बोल दिया, इसको फूड पाइप बोल दिया, ठीक है। तो समझो यह जो है ना, फूड कैसे चला जाता है, यहां तक तो भोजन आई, और उसके बाद में जब यहां भोजन आया तो इधर कैसे चला आएगा बाबू, स्टोमक में। यहां बाद में स्टोमक ना रह गया, पेट है, कल तो कराए ही थे, और ऑक्सीजन के बारे में अभी बताया ही कि कैसे अब ऑक्सीजन जाएगा। तो सुनो, यहां पे लगे होते हैं आपका इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस क्या होता है, यह चौराहे की एक तरह से पुलिस होता है बाबू। जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं ना, तो इस पाइप को क्लोज कर देता है और पूरा तरह से भोजन इसमें चला आता है। और जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो यह वाला पाइप को बंद कर देता है और ऑक्सीजन इसमें चला आता है। लेकिन कभी कभी होता क्या, समझा बात, इपिग्लोटिस क्या करता है, एक तरह से मार्ग बताता है जी, समझ लो। जैसे हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, इपिग्लोटिस का काम कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि बाबू ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यही ना, वही काम इपिग्लोटिस भी करता है। यह ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पाइप में पहुंचाता है और उसके बाद में फूड को फूड पाइप में पहुंचा देता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है, तो सबको कंट्रोल जो है बाबू ब्रेन करता है, ठीक है। यही कारण है ना कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इपिग्लोटिस आपका अनकंट्रोलिंग हो जाएगा, ब्रेन नहीं कंट्रोल कर पाएगा और आपको हिचकी आ जाएगी। जैसे कि मान के चलो कि तुम खाना खा रहे हो और किसी को याद कर रहे हो, ठीक है, और बगल में बैठी है और चेहरा तुम देख करके खा रहे हो, कोई कोई को नींद ही आता है उसका आवाज सुन करके। एक क्या बता, एक देखे थे हमने रील्स में कि एक बच्चा बोला ना कि बाबू तुमको, बाबू जो है ना, तुमसे मुझे प्यार है आवाज से, तुमके आवाज से प्यार है, और चेहरा नहीं देखा था। बाद में मालूम चला कि ना कि वो 2 बच्चे की माँ थी और बचवा का शादी नहीं हुआ था, ठीक है, 18 साल का लड़का था, ठीक है। सीमा हैदर, यही ना, सीमा हैदर, बोलो तो यह दूसरा है, समझ रहे हो। अच्छा, तो खैर ऑक्सीजन आवाज के पीछे नहीं जाना है बाबू, ठीक है, कहने के लिए मधुर होता है, ऐसा होता नहीं है। सुनो ना, मालूम है ना, तो प्यार करने से पहले इंतकाम देख लो, और बिलीव ना है तो गजनी और तेरे नाम देख लो, कंफर्म थुड़ा जाएगा। सुनो, इपिग्लोटिस बर्बाद करने के लिए वही है इपिग्लोटिस। तो इपिग्लोटिस क्या करता है, चौराहे की पुलिस का काम करता है, ठीक है। जब आप लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के दरमियान भी तो ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ का तो गैपिंग होता है ना बाबू, 1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड का, उसी बीच में ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाता है ना, ठीक है। अच्छा, तो मान के चलो तुम खाना खा रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, और खाना खाते समय जब याद कर रहे हो ना, तो सोच रहे हो कि कैसे वो खाई कि नहीं, और तुम खाना खा रहे हो, अचानक तुमको हिचकी आएगा तो खाना खा रहे थे, ठीक है। तो हिचकी क्यों आई, हिचकी इसलिए आई कि इपिग्लोटिस तुम्हारा अनकंट्रोलिंग हो गया और खाना को कहाँ भेज दिया, तो खाना को इसमें भेज दिया। और यहाँ पर देखो डायफ्राम होता है, अभी वहां दिखाए ना, अब डायफ्राम होता है तो यह खाना को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो यह कहता है कि उठो भाई डायफ्राम और हमको सपोर्ट करो, तो यह सपोर्ट करके मारता है खटाक से, और जब खटाक से मारता है तो तुमको हिचकी आती है, ठीक है। तो हिचकी क्यों आती है, तो हमने एक्चुअल बात को समझाया कि हिचकी क्यों आती है बाबू। तो यह आपका था रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में मेन डिफरेंस हमने बताया और समझाया, कोई दिक्कत। अब हम कराएंगे क्या,
अब कराएंगे आउटर रेस्पिरेशन, मतलब कि एक था इनर और एक अब होगा अब आउटर। कैसे होता है आउटर रेस्पिरेशन, और उसके बाद में फिर हम दिखा देंगे कि प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन पार्ट खत्म हो जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, और किडनी वगैरह दिखा देंगे, हार्ट दिखा देंगे, और मे बी की कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद यही ना देख लेंगे टॉपिक, और उसके बाद क्या है होगा तो बता देंगे, ना तो समाप्त कर देंगे। 2-3 लेक्चर और चलेगा और उसके बाद यह चौथा लेक्चर, मतलब 7 लेक्चर तक यह समाप्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो बाबू हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कि यदि हमारे चैनल पे न्यू है, यदि हमारे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल करके बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रत्येक दिन हम एक वीडियो को अपलोड करते हैं, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, आगे देखेंगे 5वां लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए बाबू।